Hello everyone, I am Preeti. Welcome you all to my YouTube channel UScore Classes. I hope you all are good. Let's discuss the today's code, that is Control plus Alt plus Delete. तीनों ही वर्ड जो है एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं. कंट्रोल योरसेल्फ यानी कि आपको खुद पर कंट्रोल करना आना चाहिए. आपकी लाइफ में ना हर टाइप की सिचुएशन होती है. जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, बहुत ज्यादा दुखी होते हो, तो आपको क्या करना है, ना तो ज्यादा एक्साइटेड होना है, ना ही डिप्रेशन में जाना है. पता है क्या होता है, जनरली जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, तो जो हमारे जरूरी काम होते हैं हम वो भी चीजें भूल जाते हैं. और जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो हम जो है वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं. कभी कभी गुस्से में हम कुछ ऐसी चीजें भी कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है. तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि खुद को बैलेंस रखना आना चाहिए. देन अल्टर योर थिंकिंग. जब आप बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो दोनों ही सिचुएशन में हर टाइप की थिंकिंग आती है. पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है. पॉजिटिव रहना बहुत अच्छी बात है, वो अपने पास रखो. और नेगेटिव चीजों में भी पॉजिटिव बातें ढूंढ लेनी जो है वो उससे भी अच्छी बात होती है. लेकिन ऐसी थिंकिंग जिसका आप पर कंट्रोल है ही नहीं, जो बेकार की थिंकिंग है, आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो उसके बारे में सोचने का क्या फायदा, परेशान क्यों होना. तो ऐसी थिंकिंग को डिलीट कर दो ना. मीन्स नेगेटिविटी को आपको क्या करना है, डिलीट करना है. तो इससे क्या होगा, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी. मैं आपको बहुत एक जनरल सा एग्जांपल देती हूँ. आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, अपने पेपर देखा, वैसे तो पेपर जो है वो स्टैंडर्डाइज होता है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता, ज्यादा जो है वो आसान भी नहीं होता. बट बच्चे की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ना चीजें चेंज हो जाती है. अगर बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी है तो वो पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, उसके लिए बहुत इजी हो जाता है. और अगर बच्चे की प्रिपरेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा. तो जनरल सी चीजें, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आपने पेपर देखा कि पेपर जो है बहुत इजी है, तो आप क्या करोगे, और सिली मिस्टेक्स ना आप करते चले जाओगे, वो आपको पता भी नहीं लगेगा. और आप बहुत ज्यादा दुखी हो तो जो चीजें आपको आती है ना, वो भी चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी. तो इससे क्या होने वाला है, पेपर तो आप ढंग से नहीं कर पाओगे. तो सबसे अच्छा तरीका होता है ना कि आप उस सिचुएशन में कामली उस पेपर को अटेम्प्ट करो. तो ऐसा जब करोगे ना, तो जो चीजें आपको नहीं भी आती ना, वो भी चीजें अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है. तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको हर सिचुएशन में खुद को बैलेंस रखना आना चाहिए. अगर आप ऐसे कर पाओगे तभी आपकी जिंदगी बहुत आसान होगी. आज हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1. दिस इज बेस्ड ऑन द ग्राफिकल मेथड which we have already done, but there are some different type of question like a word problem. So what you have to do, firstly read the questions, then observe it. According to it you will move on, then you will get the exact situation. मीन्स तो जो भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है उनको ध्यान से रीड करो. रीड करने के बाद उसको एनालाइज करना है, और जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है आप वैसे वैसे करते चले जाइए. आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी. जब इक्वेशंस मिल जाएंगी तो उसको ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी. तो दिस इज एक्सरसाइज 3.1. 3.1 में आपको दे रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were. आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि अब से 7 साल पहले तुम्हारी जितनी एज थी ना, मैं उस एज का 7 टाइम्स था. एंड आफ्टर 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. यानी अब से 3 साल बाद तुम्हारी जितनी एज होगी उसका कितना हो जाऊंगा, 3 टाइम्स हो जाने वाला हूँ. देन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. तो आपको ऐसे सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. ठीक है बेटा. तो आप किस तरीके से करेंगे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमेशा जो है वो प्रेजेंट एज को वेरिएबल से डिनोट करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है पास्ट और फ्यूचर में जाने में ना बहुत आसानी होती है. तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, और let the Aftab's present age equals to x years. ठीक है बेटा. then let his daughter's present age equals to y years. ठीक है बेटा. then before
7 years. आफ्ताब्स एज was x माइनस 7. अब जनरल सी बात है, अगर आप जो है वो अभी 15 ईयर्स के हो, 7 साल पहले कितने के थे, 8 ईयर्स के थे, यानी 15 में से आपने क्या किया, 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. सेम चीज यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं. बिफोर 7 ईयर्स हिज डॉटर्स एज, यानी कि 7 साल पहले उसकी बेटी की एज कितनी थी, जितनी भी थी आप उसमें से क्या करोगे, 7 जो है वो माइनस कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, y माइनस 7 ईयर्स हो गई. देन आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब्स एज विल बी, अगर आप अभी जो है वो 15 ईयर्स के हो तो आपसे 3 साल बाद कितने के हो जाओगे, 18 के. कैसे पता लगाओगे आप, 15 प्लस 3 करके. तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, x प्लस 3 ईयर्स हो गया. ठीक है बेटा, YRS ये जो है वो शॉर्ट फॉर्म है ईयर्स की. देन आफ्टर 3 ईयर्स his daughter's age will be y plus 3 years. ठीक है बेटा, यहाँ पर इतना तो हमें मिल गया. 7 ईयर्स पहले डॉटर और फादर की एज जो है वो तो फाइंड आउट कर लिया. अब हम इसको क्या करेंगे, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है. तो 7 साल पहले फादर की एज कितनी है, x माइनस 7, डॉटर की एज कितनी है, y माइनस 7. उसमें बोला गया है कि अगर फादर की एज जो है वो डॉटर की एज की कितनी है, 7 टाइम्स. अगर मैं डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो किसके इक्वल हो जाएगा, फादर की एज के इक्वल हो जाएगा. सेम चीज है यहाँ पर. अब से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 3. और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फादर की एज जो है वो उसकी डॉटर की एज की कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी. तो अगर मैं डॉटर की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो फादर की एज के इक्वल हो जाएगा. अब आपको क्या करना है, इसी सिचुएशन को सॉल्व करना है. जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी. तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 हो गया. देन 7 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 7y हो जाएगा. 7 7 जा 49, ये इतना हो गया. देन ये हो गया x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 49 प्लस का 7. ये कितना हो गया बेटा, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 49 प्लस का 7. प्लस माइनस माइनस होता है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 42. अब प्लस माइनस माइनस तो होता है लेकिन साइन किसका आता है, जो आपका लार्जर नंबर होता है. अगर लार्जर नंबर आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन रहेगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा. यानी इक्वेशन आपको कितनी मिल जाएगी, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. उसके बाद है यहाँ पे x प्लस 3 इतना हो गया. 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3y हो जाएगा. एंड 3 की जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 9. देन फिर आप यही करेंगे x माइनस 3y, यानी कि हमने वेरिएबल को एक तरफ कर दिया, कांस्टेंट को एक तरफ कर दिया. तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 6. ठीक है, इतना हो जाएगा. ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड. तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जो सिचुएशन दे रखी थी उसको अलजेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया. अब क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो जब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे. अब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आप एक बार इसमें x इक्वल्स टू 0 पुट कर दो. जब आप x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42. यानी कि आप इसको कैंसिल आउट करोगे, यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6. ठीक है, देन उसके बाद एक बार क्या करेंगे, हम y इक्वल्स टू जो है वो 0 पुट कर देते हैं. जब आप y इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू माइनस 42. यानी आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, माइनस 42,0. ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट आपका कितना है, 0,6 और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना, माइनस 42,0. देन हम सेकेंड इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे. सेकेंड इक्वेशन के लिए जब आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे तो सेम टाइप से जो है वो टेबल फॉर्म आपको करनी है. देन फर्स्टली x इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 6. जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ से डायरेक्टली आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस का 2. तो x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 2. देन उसके बाद अगर आप y इक्वल्स टू 0 पुट करते हो तो x माइनस 0 इज इक्वल्स टू कितना है, 6. यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 6. तो ये कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 6,0. इतना हो गया बेटा. ठीक है,
हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। अब इसको जो है वो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब आपने देखा कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो कितना है 0,6, सेकेंड कोऑर्डिनेट कितना है -42,0। हम सेकेंड इक्वेशन के लिए देखेंगे उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है 0,-2, सेकेंड कोऑर्डिनेट कितना है 6,0। दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमें जो है वो स्केल किस तरीके से एज्यूम करना है। अगर हम जो है 1 यूनिट का डिस्टेंस रखते हैं तो वो तो आपका बहुत लंबी हो जाएगा, क्योंकि -42 तो कवर नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आप कितना पुट कर लीजिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 यूनिट आप एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब क्योंकि 6 के टेबल में 42 आता ही है, कितनी बार 7 टाइम्स, तो इजीली कम डिनोट कर सकते हो। 6 और 6 तो यहाँ पे है ही। ठीक है, ग्राफ आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे, आपकी दो लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको आप क्या कहते हो, एक्स एक्सिस से डिनोट करते हो। जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो आपका ऑरिजिन होता है। और जब भी आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो ना, उसमें हर एक पॉइंट को आपको इक्वल डिस्टेंस प्लॉट करना होता है। अब पहला कोऑर्डिनेट आपका 0,6, तो 0,6 आपका ये कोऑर्डिनेट हो गया, दिस इज द 0,6। ठीक है, देन -42,0, एक्स की वैल्यू -42, वाई की 0, तो इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो आपका इसको डिनोट करेगा, -42,0 हो गया। देन इन दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे जिसकी इक्वेशन आपको लिखनी है, वो कितनी होगी, x - 7y = -42। इतना हो गया। देन उसके बाद आता है आपकी सेकेंड इक्वेशन की कोऑर्डिनेट। तो पहला कोऑर्डिनेट कितना है 0,-2। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो इसका मतलब नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करेगा। अब हमारा जो पहला पॉइंट है वो कितना -6, तो 0 से लेके 6 तक के जो भी पॉइंट है, जो डिस्टेंस है, उसको आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब जो है वो 6 यूनिट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा वो 2 यूनिट को डिनोट करेगा। तो ये कितना हो गया 0,-2। ठीक है, देन 6,0, तो आपका ये वाला जो पॉइंट होगा वो 6,0 हो जाएगा। आप इन दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन कर दीजिए, एक लाइन फॉर्म होगी और आप इस लाइन की क्या इक्वेशन लिख दीजिए। दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी आप उसको से जो है वो दोनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। इससे आपको क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने जैसे कि ग्राफ में देखा x की वैल्यू कितनी है 42, y की वैल्यू कितनी है 12, तो इसका मतलब कितना हो गया, आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी होगी 42 ईयर्स, डॉट प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 12 ईयर्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। Now comes to the second question. The second question is the coach of a cricket team buys a 3 bats and 6 balls for 3,900 rupees. क्रिकेट टीम की कोच है जिसने कि 3 बैट खरीदे और 6 बॉल कितने रुपीज में 3,900 रुपीज में। Later she buys another bat and 3 more balls for the same kind for 1,300 rupees. यानी उसके बाद another bat का मतलब क्या है, एक और बैट और 3 बॉल और खरीदी, कितने रुपए में 1,300 रुपीज में। आपको इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी कराया हुआ है, जहाँ पर भी रेट की बात होती है वहां पर आपको जो भी आइटम है उसकी कॉस्ट को एज्यूम करना होता है, यानी कि उसकी कॉस्ट को वेरिएबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लेट करोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x रुपीज हो गया। देन लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 रुपीज हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपके पास 5 रुपीज का एक कॉइन है तो आपके पास पैसे कितने हैं 5 रुपीज हो गए। अगर आपके पास 5 रुपीज के 5 कॉइन्स है तो कितने रुपए हैं आपके पास 25। वो एग्जैक्टली हमने पता कहाँ से लगा 5 × 5 करके। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जब एक बेट की कॉस्ट कितने हैं x रुपीज है तो 3 बेट की कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। एक बॉल की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज है तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी 6y हो जाएगी।
दोनों को मिलाकर कितने रुपए खर्च किए गए? 3900 रुपीज। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। देन कम्स टू द सेकंड सिचुएशन, अनदर बेट, यानी कि एक बेट खरीदा, कॉस्ट कितनी है? x रुपीज, और 3 और बॉल, एक बॉल की 5 रुपीज है, 3 बॉल की कितनी हो जाएगी? 3y हो जाएगी। दोनों को मिलाकर कितना पे किया है? 1300 रुपीज, इतना पे कर दिया। तो ये आपकी क्या हो गई? अलजेब्रिकली तो आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। जब आपको इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे? कोऑर्डिनेट तो फाइंड आउट करोगे बेटा, वही चीज यहाँ पे कर लेते हैं। ये आपको हो जाएगा x और क्या 5। ठीक है, व्हेन x इक्वल्स टू 0, सपोज आपने यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो 6y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3900 हो गया। ठीक है, तो आप इसको क्या से डिवाइड करोगे? 6 6 कितना होता है? 36 हो गया, बचा कितना? 3 और 0, यानी 6 5 जा 30। देन उसके बाद ये 0, तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की कितनी हो जाएगी? 650। देन अगर y इक्वल्स टू 0 है तो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3900 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा? 1300 रुपीज। ये इतना हो गया बेटा। देन कम्स टू द नेक्स्ट इक्वेशन, इसके भी आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने व्हेन x इक्वल्स टू 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो 3y इक्वल्स टू 1300, यानी y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1300 अपॉन 3, दैट इज इक्वल्स टू 43.33। ठीक है, यानी x की वैल्यू 0 है तो ये कितना हो जाएगा? 43.33, इतना हो जाएगा। देन फॉर द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट व्हेन y इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 0 इज इक्वल्स टू कितना है? 1300। यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हो ना, जब y की वैल्यू 0 तो x की कितनी हो जाएगी? 1300। अब आप इन दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को देखिए कि आपका जो ये वाला कोऑर्डिनेट है वो तो सेम ही है ना, तो इसका मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी किस पॉइंट पे? 1300,0 को। ठीक है, तो हम इसको पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे कोऑर्डिनेट थे, फर्स्ट आपकी लाइन क्या कौन सी थी? फर्स्ट लाइन की इक्वेशन थी 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। इसके कोऑर्डिनेट थे आपके 0,650 और 1300,0। ऐसे ही आपकी दूसरी इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300 व्हेन x इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू कितना? 43.33। ठीक है, देन व्हेन y इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू कितनी रहेगी? 1300। तो आप इन कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और इसके अकॉर्डिंग जो है स्केल डिसाइड कीजिए। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, अगर मैं 100 यूनिट अज्यूम करती हूँ तो इसका मतलब 13 पॉइंट हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो आप एक काम कर सकते हो और उसको और थोड़ा सा स्मॉल ले लो, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 यूनिट हमें अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये जो कोऑर्डिनेट है उनको प्लॉट करना है। 0,650, x की वैल्यू 0, y की 650 कहाँ पे लाई करेगा? y एक्सिस पर। अब देन उसके बाद है 1300,0, ये कहाँ लाई करेगा? 1200 और 1400 के ठीक मिड में लाई करेगा। दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करते हुए लाइन को ड्रॉ कर लो, और ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे? इक्वेशंस लिखेंगे लाइन की। ठीक है बेटा, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द नेक्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0,433.33, इतना हो गया। अब ये जो पॉइंट है 400 600 के बीच ठीक मिड में, तो 500 लाई करेगा, और ये जो पॉइंट है आपका 400 के नियरेस्ट होगा, तो नियरेस्ट के लिए हमने सिटी नोट कर लिया। ये जो पॉइंट होगा वो किसको डिनोट करेगा? 0,433.33। दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद आपको लाइन मिल जाएगी। देन उसके बाद लाइन की इक्वेशंस आप लिख दो। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है? 1300,0, यानी एक बैट की कॉस्ट जो है वो 1300 है, बॉल की कितनी है? 0 रुपीज। जनरली ऐसा होता नहीं है कि बॉल की जो प्राइस है वो 0 हो। अगर इसने फ्री दिया है तो उसका मतलब क्या है कि जो बैट है उसके प्राइस में ही बॉल का प्राइस इंक्लूड कर दिया गया। बस शो करने के लिए होता है कि जो बॉल हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 0 रुपीज। ठीक है बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन।
cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees. 2 kg apple और 1 kg grapes की cost कितनी मिली? 160 rupees. Then after a month the cost of 4 kg apples and 2 kg of grapes is 300. यानी कि आपसे एक महीने बाद अगर प्राइस चेक किया गया है तो 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी है? 300 रुपीज. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. यहाँ पर भी किसकी बात हुई है? रेट की बात हुई है, तो कॉस्ट आपको अज्यूम करनी पड़ेगी. तो आप लिखोगे क्या? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू x rupees. Then same for the let the cost of 1 kg grapes is equals to y rupees. इतना हो जाएगा. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेम चीज़ है बेटा. अब आप मुझे बताओ, अगर एक नोटबुक जो है वो 20 रुपीज़ की जो है वो परचेज की है तो 5 नोटबुक्स कितने की हो जाएंगी? बताइए बेटा. 5 नोटबुक्स कितने की हो जाएंगी? 100 की. कैसे पता लगाया? 20 इंटू 5 करके. तो 20 इंटू 5 करोगे कितना हो जाएगा? 100. ठीक है, सेम चीज़ है वही है. जब 1 kg एप्पल की कॉस्ट 6 रुपीज़ है तो 2 की कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी. इंटू से मल्टीप्लाई कर दिया. 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी है? 5 रुपीज़ है. क्या करेंगे? दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 160 रुपीज़. ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई. देन उसके बाद सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं. 4 kg ऑफ एप्पल. एक एप्पल की कॉस्ट जो है वो x रुपीज़ है. 4 की कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी. और 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी है? y रुपीज़. तो 2 kg की कितनी हो जाएगी? 2y. यानी कि दोनों को मिलाकर जो है वो कॉस्ट कितनी है? 300 रुपीज़. ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, दोनों हमें इक्वेशन मिल गई. अल्जेब्रिकली तो हमने इसे रिप्रेजेंट कर लिया. आप क्या करना है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो बच्चे. जब आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे तो एक बार x इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, एक बार y इक्वल्स टू 0 पुट कर दो. दो कोऑर्डिनेट तो आपको मिल ही जाएंगे. अब देखिए व्हेन x इक्वल्स टू 0, जनरल सी बात है बेटा, जब आप यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे तो ये y इक्वल्स टू कितना हो गया? 160 रुपीज़. ठीक है, देन y इक्वल्स टू 0. अगर y इक्वल्स टू 0 है तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 160. तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 80. कितना हो गया? Then same for x and y. Then same for the second equation. When x equals to 0, then 2y is equals to कितना हो जाएगा? 300. तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150. ठीक है, तो 150 हमने अभी कर दिया. Then when y equals to 0, तो कितना हो जाएगा? 4x is equals to 300. तो x की वैल्यू कितनी होगी? 300/4. अब यहाँ पर बहुत सिंपल सा तरीका है कि 300 का हाफ करोगे कितना? 150. 150 का भी हाफ कर दो कितना हो गया? 750. तो आपको इसको अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, अब जो कोऑर्डिनेट यहाँ दे रखे हैं बस उसके अकॉर्डिंग जो आप अपना स्केल डिसाइड करोगे. पहला कोऑर्डिनेट आपको कितना गिवन है? 0,160. दूसरा है 80,0. यहाँ पर कितना है? 0,150. और दूसरा कितना है? 75,0. ठीक है, इतना वो कोऑर्डिनेट होगा. अब आप इन इक्वेशंस को ध्यान से भी तो देख सकते हो. जब आप इसको ध्यान से देख रहे हो, a1/a2 निकालो वो कितना हो गया? 1/2. b1/b2 निकाला वो भी कितना हो गया? 1/2. c1/c2 निकाला है तो वो कितना आ जाएगा? 160/300. ठीक है, तो इसका मतलब 8/15 हो गया. यानी a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बाद नॉट इक्वल है c1/c2 की. तो इसका मतलब क्या हो गया? लाइंस पैरेलल हो जाएंगी. इसका ग्राफ किस तरीके से होगा? इस तरीके से. ठीक है, अब जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के जो कोऑर्डिनेट है आपके 1,60, 0,150, 80,0 और 75,0, इसके अकॉर्डिंग आप स्केल डिसाइड करोगे. तो आप यहाँ लिखेंगे स्केल. स्केल में आपका पहला पॉइंट यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 20 यूनिट. ठीक है, इतना हो जाएगा. अब यहाँ पर भी हमने कई चीजें ध्यान में रखी है कि जो कोऑर्डिनेट है ना वो सारे के सारे पॉजिटिव है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाने वाले हैं. ठीक है, इतना हो गया. देन
0,160 आप यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होगा इसको डिनोट करेगा। देन उसके बाद है 80,0, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट इतना होगा, दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन को ड्रॉ करना। लाइन को ड्रॉ करने के बाद उसकी इक्वेशन लिख लीजिए, दैट इज द 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 रुपीज। इतना हो गया बेटा। देन कम्स टू द नेक्स्ट 0,150 आपका कहाँ लाई करेगा, 140 और 160 के ठीक मिड में लाई करेगा। ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, 0,150 हो गया। देन उसके बाद है सेकेंड कोऑर्डिनेट 75,0, 60 और 80 के ठीक मिड में तो 70 होने वाला है, और 70 और 80 के बीच में कितना है, 75। तो ये डिनोट करेगा 75,0। इन दोनों कोऑर्डिनेट को भी ज्वाइन कर दीजिए और उसकी इक्वेशंस लिख दीजिए, ठीक है बेटा। यहाँ से अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि लाइन जो है वो पैरेलल है। जब लाइंस पैरेलल है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। देन कम्स टू द एग्जांपल नंबर 2, दैट इज Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencil and 3 eraser for 9 rupees. रोमिला एक स्टेशनरी पे जाती है जहाँ से वो 2 पेंसिल और 3 इरेजर 9 रुपीज में खरीदती है। Her friend Sonali saw the new variety of pencil and eraser with Romila and she also bought 4 pencil and 6 eraser for the same time for 18 rupees. सेम बात है ना बेटा कि अगर किसी के पास आपकी किसी फ्रेंड के पास जो है वो कोई अच्छी पेंसिल बॉक्स है या पेंसिल है या कोई भी अच्छी चीज है, तो आपका मन क्या करेगा, आपके बजट में है तो आप उसी टाइप की चीजें खरीदना जो है वो पसंद करोगे। तो उसने तो यहाँ पर वही किया। हो सकता है कि आप उससे बेटर ढूंढो, बट सोनाली जो है उसने ये कहा है कि मुझे यही पेंसिल और इरेजर पसंद है, मैं इसी टाइप के खरीदूंगी। तो उसने कितने रुपए इसके लिए है, 18 रुपीज की। यहाँ पर भी आपको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन तो सेम टाइप का है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज इक्वल टू y रुपीज, देन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एक पेंसिल की कॉस्ट अगर x रुपीज है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2x। अगर एक इरेजर की कॉस्ट y है तो 3 इरेजर की कितनी हो जाएगी, 3y। दोनों को मिलाकर कितना खर्चा हो रहा है, ये कितना पे करना है, 9 रुपीज। सेम फॉर द सेकेंड इक्वेशन, 4 पेंसिल यानी एक पेंसिल की कॉस्ट 6 तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4x। एक इरेजर की y है तो 6 की कितनी हो जाएगी, 6y। दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद कितना रुपीज बच रहा है, 18 रुपीज उसने पे किया हुआ है। तो ये सिचुएशन तो आपको क्या मिल गई, अलजेब्रिकली मिल गई। अब यहाँ भी तो आप देख के बता ही सकते हो ना, a1/a2 अगर आप यहाँ निकाल रहे हो, a1/a2 वो कितना है, 1/2, ठीक है। b1/b2 वो भी कितना है, 1/2। c1/c2 अगर आप कर रहे हो तो 9/18 ये भी कितना है, 1/2। यानी कि लाइंस जो है वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। हमारी जो इक्वेशन है वो कितनी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और दूसरा है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। व्हेन x इक्वल्स टू 0, सपोज अगर मैं यहाँ x इक्वल्स टू 0 पुट कर देती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। अगर y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो 2x इक्वल्स टू 9 यानी कि 4.5 हो गया, 4.5, 0। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। अगर आपका x इक्वल्स टू 0, 6y इज इक्वल्स टू 18 कितना जाएगा, 3, y की वैल्यू 0, और x इज इक्वल्स टू 18 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4.5 हो जाएगी। 18 का हाफ करोगे 9, 9 का हाफ करोगे कितना हो गया, 4.5, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना स्केल डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि पॉइंट बहुत नजदीक है। तो आई होप इसका जो स्केल होगा वो कितना होने वाला है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इतना हो गया बेटा, ठीक है। अब 0,3 कहाँ पे लाई करेगा, ऑब्वियसली कहाँ लाई करने वाला है, y एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये हमने इसे डिनोट कर दिया। देन उसके बाद 4.5, 0 यानी 4 और 5 की मिड में इतना हो गया। देन उसके बाद क्या करोगे, दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन कर दीजिए। जब ज्वाइन कर दोगे तो आपको दोनों टाइप की इक्वेशन के लिए एक ही लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
जी बेटा, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट में है आपका एग्जांपल नंबर 6। वो है चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेस सम पैंट एंड द स्कर्ट। चंपा जो है वो एक सेल में जाती है पैंट और स्कर्ट खरीदने के लिए। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, तो उसने ये पूछा कि आपको कितने कुर्ते पसंद है। Champa went to a sale to purchase some pants and the skirt. चंपा एक सेल में जाती है पैंट और स्कर्ट खरीदने के लिए। When her friend asked her how many of each she had bought, उसने कितने पैंट और स्कर्ट खरीदे, she answered the number of skirt is 2 less than twice the number of pant. पैंट के 2 टाइम से 2 कम है स्कर्ट्स, और ऐसे ही जो है वो दूसरी सिचुएशन से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड इट इज आल्सो 4 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ फ्रेंड्स। नंबर ऑफ फ्रेंड्स जितनी भी उसके 4 टाइम्स से कितनी कम है, 4 से कम है। हेल्प आवर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी पैंट एंड स्कर्ट चंपा बॉट, उसने कितने पैंट और स्कर्ट जो है वो खरीदे। ठीक है बेटा, अब सिंपल सी बात है, जो आपसे पूछा है ना आप उसी को अज्यूम कर लो। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेती हूँ, लेट द नंबर ऑफ friends is equals to 2x हो जाएगा, and let the number of skirt कितनी रहेगी बेटा, y। then according to the situation number of skirt कितनी है, पैंट के 2 टाइम से 2 लेस है। सेम चीज यहाँ पर भी है, नंबर ऑफ स्कर्ट जो है वो पैंट के 4 टाइम से 4 लेस है। ठीक है बेटा, तो ये आपको क्या मिल गया, इक्वेशंस मिल गई। इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना चाहे तो कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है बेटा, तो आप इसको भी वही काम करना है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको क्या करनी है, टेबल प्लॉट करनी है। When x equals to 0, अगर x equals to 0 तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यानी y की वैल्यू कितनी है, -2। When y equals to 0 तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी 1। ठीक है, देन सेम तरीके से आप सेकेंड इक्वेशन के उसका भी ग्राफ प्लॉट कर लोगे। तो ये x और y when x equals to 0 then माइनस वाई इज इक्वल टू, ये जाएगा y इक्वल्स टू माइनस का 4। सिंपल सी बात है ना, जब y इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे कितना होगा, 4x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं यहाँ पर इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखती हूँ, कोऑर्डिनेट देख लेंगे 0, -2, 1, 0, तो 1, 0, 1, 0 दोनों लाइन पे क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों लाइन जो है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली। कितना हो गया बेटा, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया हमें 1, 0। इसका ग्राफ देख लेते हैं। हमारी जो पहली इक्वेशन थी वो कितनी थी, y इक्वल्स टू 2x माइनस 2, दूसरी है y इक्वल्स टू 4x माइनस 4। कितना हो गया, इसके जो कोऑर्डिनेट थे वो 0, -4 और 1, 0 है। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0, -2 और 1, 0। कितना हो गया बेटा। अब क्योंकि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, क्लोज है, यानी कि बहुत कम डिस्टेंस पे डिनोट किया जा सकता है। तो आप स्केल डिसाइड कर दीजिए। यहाँ पे स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है बेटा, इतना हो जाएगा। अब 0, -2 कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पर, एंड 1, 0 ये कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पर। दोनों को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लोगे तो इक्वेशन कितनी रहेगी, y इक्वल टू 2x माइनस 2। फिर उसके बाद आपका आता है सेकेंड लाइन, उसके कोऑर्डिनेट कितने, 0, -4 कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पर, और कोऑर्डिनेट कितना है 1, 0। कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमने दोनों ही इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। इसका जो सोल्यूशन है वो कितना है, 1, 0। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू होगी 1, y की वैल्यू कितनी होगी 0। x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, उसने पैंट एक खरीदी है, स्कर्ट जो है वो एक भी नहीं खरीदी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स।